तारीख है 31 जनवरी 2011। एक 24 साल का लड़का अपने होटल रूम में बैठा है। सामने मोबाइल की स्क्रीन खुली हुई है। उसने एक ट्वीट टाइप किया हुआ है जो आने वाले सालों में क्रिकेट का सबसे वायरल मोमेंट बनने वाला था। रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ WC squad. Need to move on from here. But honestly, it was a big setback. Any views? उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही टूटा हुआ सा लड़का 12 साल बाद उसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को फाइनल तक लेकर के जाएगा। ये कहानी थी रोहित शर्मा की, जिनको अच्छे फॉर्म के बावजूद वर्ल्ड कप टीम में नहीं लिया गया। लेकिन ऐसे कई इंडियन क्रिकेटर्स रहे जो जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन उनको वर्ल्ड कप जैसी बड़ी स्टेज पर जगह नहीं मिली। आज जहां सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स के बीच श्रेयस अय्यर की बात चल रही है कि उनके ड्रॉप होने के पीछे क्या वजह थी, तो आज हम ऐसी ही 5 कहानियों की बात करेंगे कि क्या वजह थी इन किस्से कहानियों के पीछे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एशिया कप के लिए जैसे ही टीम अनाउंस हुई, अय्यर की गैर मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। लेकिन जिस दौर में सोशल मीडिया उतना पॉपुलर नहीं था, उस दौर में भी कई खिलाड़ियों को प्रूवन परफॉर्मर होने के बावजूद वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में शामिल नहीं किया गया था। सोचिए, उस वक्त अगर सोशल मीडिया होता तो क्या क्या बातें होती। चलिए रिवाइंड करते हैं दिसंबर 2002। लक्ष्मण उस वक्त अपने करियर की सबसे शानदार वनडे फॉर्म में थे। वही खिलाड़ी जिन्होंने 2001 में कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर दी थी और अब लिमिटेड ओवर्स में भी आग उगल रहे थे। साल 2002 के आखिरी 10 इनिंग्स में उन्होंने 40 की औसत से 363 रन बनाए, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह दिनेश मोंगिया को शामिल किया गया, जिन्होंने इन्हीं 10 पारियों में 16 की औसत से 148 रन ही बनाए थे। साथ ही 6 इनिंग्स में तो डबल डिजिट भी नहीं बना पाए। ये फैसला इतना कंट्रोवर्शियल था कि 5 नेशनल सिलेक्टर्स बेझिझक से लक्ष्मण को टीम में चाहते थे, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली ने अलग सोचा। बाद में उन्होंने बोला, हमें ऑलराउंडर चाहिए था, और इसी जस्टिफिकेशन के साथ भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी सिलेक्शन डिबेट्स में से एक हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसका असर लक्ष्मण पर बहुत गहरा पड़ा। वो इतने टूट गए थे कि 3 महीने तक गांगुली से बात ही नहीं की। खुद उन्होंने बाद में बताया, मैंने लगभग खेलना छोड़ ही दिया था। उस वक्त तो 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए दोस्तों के साथ, जिनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं था, बस इसलिए कि उस दर्द से बाहर निकल सके। अब ये तो कुछ नहीं था। 2003 के बाद लक्ष्मण ने अगले ही साल यानी 2004 में 24 पारियों में 42 की औसत के साथ 837 रन बनाए, लेकिन उनको 2005 और 2006 में ओडीआई टीम में मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर वो 2007 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं हो पाए। अगर आपको श्रेयस अय्यर के लिए बुरा लग रहा है, तो उन फैंस के लिए सोचिए जिन्होंने लक्ष्मण को 1999, 2003 और 2007 वर्ल्ड कप में टीम में देखा ही नहीं। अब बात करते हैं उस हार्ट ब्रेक की जिसने सब कुछ बदल दिया, रोहित शर्मा का 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होना। अब सच बोलूं तो शायद किसी भी खिलाड़ी के लिए इतनी दर्दनाक बात नहीं रही होगी जितनी ये थी। एक ऐसा टैलेंट जिसने 2010 में सिर्फ 15 मैचों में 504 रन ठोके थे, उसमें से एक शानदार 114 जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ। साथ ही वो 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके थे और सबको अपने डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की झलक दिखा चुके थे। लेकिन जब इंडिया ने 2011 होम वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया तो रोहित शर्मा का नाम गायब था। खुद रोहित ने बाद में बोला था, मैंने वर्ल्ड कप नहीं देखा, सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल देखे, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट था। हर बार जब टीवी ऑन करता था तो लगता था कि मुझे वहां पर होना चाहिए था। ये एक्सक्लूजन उन्हें लगभग तोड़ ही चुका था। उन्होंने कहा, मुझे पता था मेरी लाइफ एज पर है, अगर अब परफॉर्म नहीं किया या कुछ गलत किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है, फिर मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं होगी। 2023 में तब के एक सिलेक्टर राजा वेंकट ने बताया कि 14 नाम तो पक्के हो चुके थे और रोहित के नाम पर धोनी के अलावा सब राजी थे, लेकिन धोनी ने रोहित के बजाय पीयूष चावला का नाम आगे बढ़ाया और रोहित शर्मा बाहर हो गए। उसी वर्ल्ड कप में जहां बैटिंग एक्सक्लूजन ने सबसे ज्यादा हेडलाइंस पकड़ी, वहीं ओझा का बाहर होना भी उतना ही हैरान कर देने वाला था। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर 16 मैचों में 20 विकेट निकाल चुका था और इंडिया को उस वक्त डेस्परेटली चाहिए भी यही थे। स्पिन अटैक में वैरायटी। फॉर्मर टेस्ट स्पिनर SL वेंकटपति राजू तक हैरान रह गए थे। उन्होंने बोला, जब भी उन्हें इंडिया के लिए मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, फिर भी टीम में जगह नहीं मिलना सरप्राइजिंग है। इंडिया ने उस वक्त 2 ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर को चुन लिया, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑप्शन गायब कर दिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन इतनी नाराज हुई कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। ये ओझा के खिलाफ गंदी पॉलिटिक्स है। उनके कोच एम श्रीधर ने भी यही कहा, वो क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर है और टीम को बैलेंस देते। मुझे समझ में नहीं आया कि 2 ऑफ स्पिनर क्यों रखे गए, लेकिन जो वजह इसके लिए सामने आती है वो ये है कि भारत के पास युवराज सिंह जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर था। साथ ही रवि अश्विन और पीयूष चावला लोअर ऑर्डर पर हैंडी बैटिंग कर सकते थे। ये काबिलियत ओझा के पास नहीं थी। बैटिंग में गहराई वाली सोच ने एक और खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया और उसे एक ऑलराउंडर को इंडिया डिजर्व करती थी, जिसका नाम है इरफान पठान। 2011 वर्ल्ड कप से पहले उनका बाहर होना इंडिया से प्रूवन मैच विनर छीनने जैसा था। वही इरफान जिन्होंने इंडिया की कई ओवरसीज टेस्ट विक्ट्रीज में अहम रोल निभाया था। एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग में भी कहीं भी फिट हो सकते थे। लेकिन इसके पीछे जो वजह सामने आई वो ये थी कि इंडिया बैटिंग ऑलराउंडर को
लेने वाली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वर्ल्ड कप के कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जब उन्हें दोबारा टीम में बुलाया गया तो उन्होंने तुरंत इम्पैक्ट डाल दिया। मतलब उनका बाहर होना भी और ज्यादा पजलिंग लगने लगा। राहुल द्रविड़ ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, जितने बार इरफान ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है वो इस बात का सबूत है कि वो इंडिया के लिए प्रूवन मैच विनर है। और सबसे बड़ी आयरनी, इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में टीम बैलेंस से जूझता रहा। कई बार मजबूरी में एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट खिलाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वो क्रूशियल पांचवा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था जो इरफान पठान जैसा ऑलराउंडर आसानी से दे सकते थे। लेकिन भारत वर्ल्ड कप जीत गया और अंत में ये सब बातें इग्नोर कर दी गई। अब इससे पहले कि हम आखिरी कहानी की तरफ बढ़े, कुछ ऑनरेबल मेंशन करना जरूरी है। 2015 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर का सिलेक्शन नहीं होना भी चौंकाने वाला था। अगर आपको कोई ऐसे प्लेयर लगते हैं जो अच्छी फॉर्म के बावजूद वर्ल्ड कप स्क्वाड में या चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं चुने गए अपने दौर में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 2019 की तरफ। और उस वक्त हुआ शायद सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन, अंबती रायडू का वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होना। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं था जो बाहर हुआ, ये वही इंडिया का डिजाइनेटेड नंबर 4 बैट्समैन था। लगभग 2 साल तक टीम में ये पोजीशन उनकी ही थी और अचानक ये डिमेड नॉट गुड एनफ लगा। वो भी तब जब वर्ल्ड कप का किट उनके घर पहुंच चुका था। तब तक रायडू के स्टैट्स शानदार थे। 55 वनडे में 1694 रन, एवरेज 47.05, जो कि ज्यादातर मिड ऑर्डर बैट्समैन से कहीं बेहतर था। उनकी 3 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी थी और वर्ल्ड कप के नंबर 4 के लिए उन्हें खास तौर पर तैयार किया गया था। 2018 में तो उन्होंने 10 पारियों में 56 की औसत के साथ 392 रन बनाए थे और साथ में 91 का स्ट्राइक रेट भी दर्ज किया था। लेकिन चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद का एक्सप्लेनेशन क्रिकेट फो कलर बन गया कि विजय शंकर को इसलिए चुना गया क्योंकि वो टीम में 3 डायमेंशंस लाते थे। रायडू का जवाब सीधा और सहज था, जस्ट ऑर्डर्ड ए न्यू सेट ऑफ 3D ग्लास टू वॉच द वर्ल्ड कप। तो फॉर्मर कप्तान गौतम गंभीर नाराज थे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कोई जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एवरेज 48 का है और सिर्फ 33 साल का है, उसे बाहर कर दिया गया। ये मेरे लिए किसी भी अन्य सिलेक्शन डिसीजन से ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी एक बार मैदान में खेलते हैं और बाकी 4 या 5 डगआउट में होते हैं। इन 15 खिलाड़ियों में सभी को मौका नहीं मिलता और जब टीम हारती है तब जाकर उन खिलाड़ियों को वैल्यू मिलती है जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। और अगर टीम जीतती है तो कुछ भी याद नहीं रहता। क्या आपको लगता है कि भारत अगर एशिया कप जीतेगा तो ईयर के सिलेक्शन ना होने पर सवाल किया जाएगा? जवाब है नहीं। अब बात करते हैं द बिगर पिक्चर की। ये सारे किसी में क्रिकेट से जुड़ी कुछ गहरी बातें बताते हैं कि कभी कभी सबसे ऑब्वियस चॉइस सुनना ही सबसे मुश्किल होता है। पॉलिटिक्स, टैक्टिकल प्रेफरेंसेस और बस ह्यूमन जजमेंट कॉल्स, ये सब स्टैट्स और फॉर्म पर भारी पड़ सकते हैं। वीवीएस लक्ष्मण का केस दिखाता है कि कैसे कप्तान की प्रेफरेंस सिलेक्टर की राय पर भारी पड़ सकती है। रोहित का बाहर होना ये बताता है कि कंसिस्टेंसी कभी कभी रॉ टैलेंट से ज्यादा मायने रखती है। ओझा का किस्सा ये दिखाता है कि टैक्टिकल थिंकिंग कभी कभी स्पेशलिस्ट स्किल्स को इग्नोर कर सकती है। पठान का किस्सा ये साबित करता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपको बाहर कर सकती है। और रायडू की कंट्रोवर्सी ये बताती है कि डेजिग्नेटर रोल भी कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन शायद इन कहानियों का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कैसे ये खत्म होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है रोहित शर्मा। वो टूटे हुए 24 साल के लड़के से आखिरकार इंडिया के कप्तान बने और 2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम को ले गए। उनका सफर उस ट्वीट से शुरू हुआ जिसने लाखों दिल तोड़े थे और आखिर में उन्होंने लगातार 2 ICC ट्रॉफीज उठाई। ये क्रिकेट की सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरी है। क्रिकेट सिर्फ मैच खेलने के बारे में नहीं है। ये 5 खिलाड़ी हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी ओवरलुक्ड होना बस यूनिवर्स का तरीका है एक और इनक्रेडिबल स्टोरी सेटअप करने का। तो एक फैन होने के नाते, एक क्रिकेट फैन होने के नाते हमें इंडिविजुअली खिलाड़ियों की बजाय टीम को सपोर्ट करना चाहिए। टीम हारेगी तो उस पर भी आलोचना होगी, लेकिन जब तक टीम टूर्नामेंट में है तो हमारा काम होता है उसको सपोर्ट करना, बजाय इसके कि हम ये बात करते हैं कि कौन अंदर कौन बाहर। देखिए, ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, हर दौर में चलता रहेगा, इसका अंत कभी नहीं होने वाला।